अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का मैं दिली खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दक्कन में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिका को। ये वीडियो बिलखुसूस नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मातहत इस्लामपुर कॉलेज के पहले सेमेस्टर के तालिब इल्मों के लिए है। इस वीडियो में पहले सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के तीसरे हिस्से को मैं आज कवर करूँगा। इसमें आप देखने वाले हैं दक्कन में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिका को। नाजरीन, इससे कबल की वीडियो में आपने देखा था कि दक्कन में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका किस तरह हुआ है। उसमें मैंने काफ़ी तफसील से समझाया था कि उर्दू कहाँ पैदा हुई और दक्कन में या उर्दू के आगाज़ व इर्तिका में दक्कन का क्या रोल रहा है, उर्दू नस्र दक्कन में किस तरह से फ़रोग पाई, तरक्की हुई इसकी। इन तमाम पहलुओं को मैंने उस वीडियो में तफसील से समझाया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने से कबल उस वीडियो को देख लें ताकि आपका नज़रिया क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए, ताकि शायरी को समझने में आसान हो। इस वीडियो में मैं तफसील से ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, मैं जो अहम अहम निकात हैं उन पर रोशनी डालता हुआ निकल जाऊंगा ताकि ये वीडियो तवील ना हो जाए। ये आपके इम्तिहान के हवाले से निहायत अहम है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि आपके इम्तिहान में इसकी बेहद गुंजाइश है कि आपसे ये पूछा जाए कि दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिका पर अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। लिहाजा आप उस वीडियो को और इस वीडियो को ज़रूर देखें। नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से कबल एक अदना सी गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार, अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि इससे मेरी इस्लाह हो सके या मेरी हौसला अफजाई हो सके। बराए मेहरबानी आप ये करना ना भूलें। तो नाजरीन, आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का दक्कन में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिका। तो नाजरीन, जब आपके इम्तिहान में ये सवाल आएगा कि दक्कन में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिका से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें, या दक्कन के अलावा अगर ये लिखा है कि जनूबी हिंद में या जुनूब में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिका से, तो आपको यही जवाब लिखना है जो कि इस वीडियो में अभी पेश किया जाएगा। उर्दू एक जदीद हिंद आरियाई ज़बान है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि हिंद आरियाई क्या है तो इसके हवाले से भी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें जिससे आपका जहन क्लियर हो जाएगा कि ये हिंद आरियाई क्या है। तो उर्दू एक जदीद हिंद आरियाई ज़बान है। इसके खद्दोखाल 11वीं सदी ईस्वी में दहली और इसके गर्दो नवाह में बनने शुरू हुए, यानी कि उर्दू जो है वो 11वीं सदी में ही दहली और उसके आसपास के इलाके में पनपनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें बाकायदा अदबी तख्लीक का आगाज़ सरज़मीन दक्कन से हुआ। इससे कबल की वीडियो में आप देख चुके हैं कि उर्दू जो है अवाम में बोली जा रही थी और इसमें अदबी तख्लीक का आगाज़ जो है वो सरज़मीन दक्कन से ही होता है। 1347 ईस्वी में दक्कन में बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आया। देखिए, इस वीडियो में कई एक ऐसी बातें हैं जो आपको जहन में रखनी है, पॉइंट्स आपको जहन में रखनी है कि दक्कन में देखिए उर्दू शायरी का आगाज़ किस तरह हुआ। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि 1347 ईस्वी में जो दक्कन में बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आता है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो उर्दू शायरी या उर्दू नस्र या फिर कुल मिला के उर्दू का जो आगाज़ व इर्तिका है वो, इनमें ये पॉइंट एक बहुत अहम पॉइंट है कि कब दक्कन में बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आता है, तो 1347 ईस्वी में आता है। इस सल्तनत में कुल 8 हुक्मरान गुजरे, जिनमें से बेशतर हुक्मरान इल्म दोस्त थे। यानी कि इल्म दोस्त थे से मुराद ये है कि इल्म के चाहने वाले थे, इल्म हासिल करना पसंद करते थे, इल्म से उनको मोहब्बत थी, जो आलिम थे उनकी इज़्ज़त करते थे, कद्र करते थे। ये है इल्म दोस्त, इसका मतलब हुआ। आज के हुक्मरान की तरह नहीं कि उनको इल्म, तालीम, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि इल्म अदब में क्या हो रहा है इससे कोई सरोकार नहीं, इस तरह नहीं थे वो लोग इल्म के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। उर्दू की इतनी पजीराई की कि जल्द ही ये उस सल्तनत की सरकारी ज़बान करार पाई। किसकी? बहमनी सल्तनत की। यानी बहमनी सल्तनत में चूँकि शुमाली हिंद में जो है फ़ारसी सरकारी ज़बान थी, यानी कि जो दफ्तरी उमूर थे वो फ़ारसी में, लेकिन दक्कन में जो है ये उर्दू ज़बान में ही, जिसे उस ज़माने में दक्कनी कहते थे। इसका आप ख्याल रखें कि ये जो उर्दू अभी यहाँ लिख रहे हैं ये उर्दू नहीं, उस ज़माने में इसे दक्कनी कहते थे।
تو یہ سرکاری زبان قرار پائی۔ اسی دور میں اس زبان میں صوفیوں کے مذہبی رسائل، ملفوظات وغیرہ ملتے ہیں۔ تو ایک پوائنٹ اس طرح سے آپ بناتے چلیں گے کہ ایک پوائنٹ کیا ہے کہ بہمنی سلطنت کا قیام، اس سلطنت نے اردو کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا کیا تو یہاں پہ جملہ بہ جملہ آپ یاد کریں گے۔ اگلے سلائیڈ کو دیکھیے۔ لیکن باقاعدہ اس زبان میں سب سے پہلے جو ادب تخلیق ہوا وہ تھا شعری ادب، یعنی بہمنی سلطنت کے عہد میں فخر الدین نظامی نے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ تخلیق کیا۔ چونکہ دیکھیے اس ویڈیو میں ہم لوگ شاعری کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے نثر کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس زبان میں جو ہم لوگ پہلا ادبی فن پارہ جسے تسلیم کرتے وہ شاعری ہی ہے، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، جو کہ نہ صرف دکن بلکہ اردو کا پہلا شعری ادبی فن پارہ ہے، جو لسانی اور ادبی اعتبار سے آج تک اردو کی پہلی شعری تخلیق مانی جاتی ہے، جسے جمیل جالوی نے پاکستان سے مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔ اردو زبان میں جو پہلا ادبی فن پارہ ہے وہ شعری صنف میں ہی ہے، وہ شاعری میں ہی ہے۔ اس سے قبل جو صوفیوں کے حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس میں وہ مذہبی تخلیقات رسائل ہیں، ان میں زبان کے اعتبار سے تو ان کی اہمیت ہے، لیکن ادب اس کو ہم لوگ ادبی فن پارہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ادبی فن پارہ جو ہے، ادبی کتاب جو ہے، پہلی ادبی کتاب کون سی ہے تو ہم کہیں گے کہ فخر الدین نظامی کی جو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے وہ۔ تو اس طرح سے شاعری کا آغاز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دکن میں جو ہے شاعری کا آغاز کس طرح سے ہو رہا ہے۔ بہمنی سلطنت میں بہمنی سلطنت کے جو حکمران تھے وہ بہت زیادہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سلطنت میں اردو بہت زیادہ ترقی کرتی ہے، اور اسی سلطنت میں ایک شاعر ہوتے ہیں جس کا نام ہے فخر الدین نظامی، جو کہ ایک مثنوی لکھتے ہیں قدم راؤ پدم راؤ کے نام سے، اور یہی مثنوی اردو کی پہلی شعری کتاب قرار پاتی ہے۔ فخر الدین نظامی بیدری کے علاوہ اس سلطنت میں کئی اہم شاعر ہوئے جنہوں نے اس زبان کو بے حد وسعت بخشا۔ ان شعراء میں مشتاق، لطفی، فیروز اور اشرف بیابانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اشرف بیابانی کی نوسرہار کو اردو کا پہلا مرثیہ تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ تو بہمنی سلطنت میں فخر الدین نظامی کے علاوہ مشتاق، لطفی، فیروز، اشرف یہ دوسرے شعراء ہیں جنہوں نے شاعری میں تخلیقات کیے اور شعری دامن کو وسعت بخشا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے جو ہے بہمنی سلطنت میں اردو کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہم لوگوں کے یہاں پہ کیا ہے؟ بہمنی سلطنت، ٹھیک ہے، اس طرح آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ تقریباً 250 سال بعد یہ سلطنت مزید 5 سلطنتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں کیا ہے کہ یہی سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن بہمنی سلطنت کی شعر و سخن کی، علم دوستی کی مثالی فضا کو آئندہ سلطنتوں نے ورثے میں قبول کیا، اور ان سلطنتوں نے اس کی ایسی پذیرائی کی کہ یہ دکن میں اردو شعر و ادب کی ترویج و اشاعت کا پہلا سنہرا باب بن گیا۔ یہ تو کنیکٹ کرنے والے جملے ہیں، یعنی کہ دوسرے پوائنٹ سے پہلے پوائنٹ کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جب 250 سال کے بعد بہمنی سلطنت ٹوٹ جاتی ہے، اسی سلطنت سے الگ الگ علاقے میں 5 الگ الگ سلطنتیں وجود میں آتی ہیں، تو سلطنتیں تو بدل گئی، لیکن بہمنی سلطنت کے دور میں اردو زبان کی جس طرح سے شعر و شاعری کی محفل سجتی تھی، یا جس طرح سے وہ حکمران اس کی ترقی میں سرگرم رہتے تھے، تو اسی طرح سے یہ 5 سلطنتیں بھی اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ جو فضا وہ تیار کر کے گئے تھے اس کو وہ مزید ترقی دیتے ہیں، ختم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی سلطنت بدل گئی لیکن اردو زبان کی ترقی رکتی نہیں ہے۔ یہ تو اب ہم لوگ دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہمنی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد 5 سلطنتوں مثلاً قطب شاہی، عادل شاہی، نظام شاہی، اماد شاہی اور برید شاہی سلطنت کا وجود عمل میں آتا ہے، جہاں اردو کی مزید پذیرائی ہوتی ہے۔ لیکن قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتوں نے اس کی ترویج و اشاعت میں تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ یہ تاریخی ہونا چاہیے، خے کے بعد آئی جو چھوٹ گیا ہے، تو تاریخی کارنامہ انجام دیا، یعنی کہ بہمنی سلطنت ٹوٹنے کے بعد اس سے کتنی سلطنتیں نکلتی ہیں؟ 5، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ 5 سلطنتوں کے نام کیا ہے؟ عادل شاہی، قطب شاہی، نظام شاہی، اس کے بعد اماد شاہی اور برید شاہی۔ یہ سلطنتیں ہیں جو کہ وجود میں آتی ہیں۔ ان 5 نے ہی اردو کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ ہے قطب شاہی سلطنت اور عادل شاہی سلطنت نے۔ قطب شاہی سلطنت
यानी कि अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले पॉइंट में हम लोग बहमी सल्तनत और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कुतुब शाही सल्तनत में किस तरह उर्दू की तरवीज व इशाअत होती है। कि कुतुब शाही सल्तनत में कुल 8 हुक्मरान गुजरे हैं, जिनमें पहले सुल्तान कुली से लेकर आखिरी हुक्मरान अबुल हसन तानाशाह तक ये दौर इल्म व अदब की तरवीज व इशाअत के लिए काफ़ी मशहूर है। यानी कि इस दौर में, कुतुब शाही दौर में दूसरे काम के लिए ये दौर मशहूर नहीं है, बल्कि तहज़ीब व सक़ाफ़त, इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए ये दौर जो है ज़्यादा मशहूर है। इस सल्तनत के तमाम हुक्मरान इल्म दोस्त थे, यानी कि इल्म पसंद करने वाले, इल्म हासिल करने वाले, इल्म के कदरदान थे और उर्दू को खूब फ़रोग़ देने में बेहद, यहाँ पे वो गलत टाइपिंग है तो उसे बेहद पढ़ें, बेहद सरगर्म रहे। उर्दू अदब का पहला साहब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह हमें इसी सल्तनत से मिलता है। इसके दीवान में गज़लें, नज़में, रुबाई, कसीदे, मरासी और क़ते वग़ैरह मौजूद हैं। कुतुब शाही सल्तनत में भी उर्दू की बेपनाह तरक्की होती है, जिसकी उम्दा मिसाल ये है कि इसी सल्तनत के गालिबन ये 5वें या 6ठे हुक्मरान हैं जो कि उर्दू के पहले साहब दीवान शायर हैं। ये आप अपने जहन में रखें कि उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कौन है, तो कुली कुतुब शाह। इनका एक शेर मेरे जहन में आता है, वो ये है कि पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतल जिया जाए ना। बहुत मशहूर शेर है, आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये ज़बान उस वक्त इस तरह की थी। तो कुतुब शाही दौर में भी काफ़ी तरक्की होती रही। कुतुब शाही दौर में कुली कुतुब शाह के अलावा और कौन कौन से शायर देखते हैं। कुतुब शाही दौर में कुली कुतुब शाह के बाद दूसरा अहम शायर सैयद मुल्ला वजी है, जिन्हें उर्दू अदब में बेपनाह शोहरत और अहमियत हासिल है। इनकी दास्तान सबरस को उर्दू की पहली दास्तान होने का एजाज़ हासिल है। इनकी शेरी तख्लीक़ात में कुतुब मुश्तरी और एक शेरी दीवान शामिल है। उर्दू की पहली दास्तान हम जानते हैं कि मुल्ला वजी की है, जिसका नाम है सबरस, जो कि एक तमसीली दास्तान है। आप उसे ज़रूर पढ़िए, बेहद मशहूर दास्तान है और उसे पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। उसे पढ़ के देखिए, उसकी ज़बान का अंदाज़ा होगा, उस दौर में उर्दू ज़बान किस तरह की थी, इस दास्तान को पढ़ने से अंदाज़ा होगा। इस कुतुब मुश्तरी जो मसनवी, इसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो इससे भी अंदाज़ा होगा कि उस ज़माने में उर्दू ज़बान किस तरह की थी, जो कि दक्कनी कहलाती है। तो सबरस और कुतुब मुश्तरी के अलावा एक शेरी दीवान भी है जो कि फ़ारसी में भी है, उसमें अशार। तो कुतुब शाह के बाद, कुली कुतुब शाह के बाद मुल्ला वजी बेहद अहम शायर हैं इस दौर में, जो कि शेरी तख्लीक़ात के लिए मशहूर है। इसी अहद में एक अहम शायर का नाम मिलता है मुल्ला गव्वासी। गव्वासी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था। इसकी तख्लीक़ात में मीना सतवंती, ये मसनवी है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, ये एक ही मसनवी है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, और तूती नामा, ये तीसरी मसनवी है, काफ़ी अहम हैं। ये आप तख्लीक़ात को ज़रूर याद रखें, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। कुतुब शाही दौर का आखिरी काबिल ज़िक्र शायर हैं इब्ने निशाती। इसकी तख्लीक मसनवी फूलबन है, जो कि उर्दू अदब की मशहूर तरीन मसनवियों में से एक है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे तमाम शुअरा का जिक्र नहीं किया जा रहा है, वरना ये नोट जो है काफ़ी तवील हो जाएगा। इसीलिए जो है जो अहम शायर हैं उसी के ज़िक्र से काम चलाया जा रहा है, तो ये आप अपने जहन में रखें। मज़ीद मुताले के लिए जो है आप दक्कन में उर्दू शायरी के हवाले से किताबों का मुताला करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ये आपके इम्तिहान के हवाले से है। तो कुतुब शाह के बाद जो है वजी, गव्वासी, उसके बाद इब्ने निशाती वगैरह अहम शायर हैं, जिन्होंने इस दौर में शेरी तख्लीक़ात अंजाम दिए और उर्दू के दामन को वसअत बख्शा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट को। पहला बहमनी दौर, उसके बाद कुतुब शाही दौर, फिर आदिल शाही दौर। कुतुब शाही दौर और आदिल शाही दौर, एक बात आप ध्यान में रखें, ये एक ही वक्त के दो अलग अलग सल्तनतें हैं। तो आदिल शाही सल्तनत का क़याम भी बहमनी सल्तनत के टूटने से अमल में आया। इस सल्तनत में कुल 9 हुक्मरान गुजरे हैं और सब के सब इल्म दोस्त थे। इस सल्तनत में दोबारा तमाम दफ्तरी उमूर उर्दू में अंजाम दिए जाते थे। दोबारा से मुराद ये है कि बीच में क्या हुआ था, एक दो हुक्मरान के वक्त में उर्दू जो है वो दफ्तरी काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी। तो जब फिर से आदिल शाही आती है हुकूमत, तो जा कर के दोबारा उर्दू में ही दफ्तरी उमूर अंजाम दिए जाते हैं। इस अहद के अहम शायर खुद इस सल्तनत का छठा हुक्मरान इब्राहिम आदिल शाह सानी था। इब्राहिम आदिल शाह सानी इस हुकूमत का
छठा हुक्मरान था जो कि बहुत बड़ा शायर था, जिन्होंने गज़लें, क़साइद और मसनवी में तवाज़माई की जो दस्तयाब नहीं है। यानी कि ये जो गज़ल या मसनवी या कसीदे लिखे थे उनके मतून जो है भी दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता गीतों पर मुश्तमिल एक किताब नवरस मौजूद है जो उर्दू अदब में काफ़ी मकबूल है। इसके बाद हसन शौक़ी का नाम काफ़ी अहम है। इनकी मकबूल शेरी तख्लीक़ात में मेज़बानी नामा और फ़तहनामा निज़ाम शाह काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये दोनों जो है वो मसनवी है। इसी तरह नुसरती भी एक अहम शायर रहे। इनकी मसनवी अली नामा और गुलशन इश्क की अदबी व तारीख़ी अहमियत मुसल्लम है। इनके अलावा अब्दल शाही, मलिक खुशनूद वग़ैरह ऐसे शुअरा कराम गुज़रे हैं जिन्होंने इस अहद में उम्दा शेरी तहक़ीक़ात से उर्दू अदब के दामन को बेहद वसअत बख्शा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने पहले बहमनी दौर में देखा कि हुक्मरान ही जो है उर्दू की तरक्की में सरगर्म है, उसके बाद कुतुब शाही दौर में भी देखा, उसके बाद ये आदिल शाही दौर में हुक्मरानों के अलावा दीगर शुअरा भी ऐसे हैं जो कि अदबी तख्लीक़ात से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से उर्दू जो है पहले बहमनी दौर में बेहद तरक्की पाई, उसके बाद कुतुब शाही दौर में, फिर उसी के साथ साथ आदिल शाही दौर में भी उर्दू की काफ़ी तरक्की होती रही, जिसमें हम लोग इसमें देख रहे हैं कि नुसरती हैं, उसके बाद शाही, अब्दल, मलिक खुशनूद, हसन शौक़ी, ये लोग जो हैं ये उर्दू तख्लीक़ात में पेश रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 17वीं सदी ईस्वी के अखीर में, ये हमारा चौथा पॉइंट है। पहला बरहमनी, उसके बाद कुतुब शाही, आदिल शाही, अब उसके बाद हम लोग चौथी में आते हैं, चौथे पॉइंट में, कि 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब उन सल्तनतों को, यानी कि जो 5 सल्तनतें थीं, को फ़तह कर लेते हैं, जिसके बाद यहाँ शेर व सुखन की महफ़िलें कम लगती हैं, कद्र कम हो जाती है। लेकिन इसी वक्त इस सरज़मीन से एक ऐसा शायर निकलता है जो पूरी उर्दू दुनिया के लिए मशाल राह बन जाता है, और जिसकी वजह से शुमाली हिंद में भी उर्दू शायरी वजूद में आती है। इस शायर का नाम वली दक्कनी है। वली दक्कनी से पहले शुमाल में जो है फ़ारसी में शुअरा जो है शायरी कर रहे थे, लेकिन जब इनका दीवान पहुंचता है तो वो लोग फिर उर्दू में भी, जिसे उस वक्त वो लोग रेख्ती कहते हैं, उसमें शायरी शुरू करते हैं। तो ये सल्तनतों के जवाल के बाद होता है। अब जो है हम लोग उसके बाद देखते हैं, वली दक्कनी के बाद इन्होंने दक्कनी में शायरी ज़रूर की, लेकिन इनकी शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दक्कनी से बहुत हद तक पाक और बाद की उर्दू ज़बान में है। यानी कि जो उस ज़माने में जो दक्कनी ज़बान थी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वो पेचीदा है, लेकिन अगर वली दक्कनी के अशार को पढ़िएगा तो बहुत ऐसा लगता है कि आसान ज़बानें जो हम लोग आज कहते हैं उस तरह की ज़बानें। जैसे उनका एक शेर जहन में आ रहा है कि याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का, जबकि ये 1668 के आसपास से पैदा होते हैं। तो उस ज़माने में जो ज़बान थी उसमें देखिए वो किस आसानी के साथ शेर कहते थे। तो ये इनका बहुत बड़ा कारनामा है। ये शायरी में बहुत जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की लेकर के आए, ये इनकलाब लेकर के आए कह सकते हैं, और इन्हीं को देख करके शुमाल में भी लोग शायरी करने लगे। इसके दीवान को देखकर दिल्ली वाले शायर जो अब तक फ़ारसी में शायरी कर रहे थे वो भी उर्दू की तरफ मुतवज्जे हुए, और उर्दू जो कि उस वक्त दक्कनी कहलाती थी इसे रेख्ता कहने लगे। वली दक्कनी के बाद दक्कनी का आखिरी चराग सिराज औरंगाबादी का वजूद अमल में आता है। सिराज भी बहुत कम अरसे में दक्कनी उर्दू की अहम खिदमत अंजाम देते हैं, यानी कि ये 5 साल के करीब शायरी करते हैं, लेकिन इनका एक दीवान है, मसनवियाँ भी हैं, उस बहुत ज़्यादा शेरी खिदमत ये कम अरसे में अंजाम दिए। सिराज के बाद दक्कनी उर्दू में अदबी शेरी तख्लीक़ात सिमट जाती हैं, यानी कि जिसे हम दक्कनी कहते हैं हकीकी तौर पे वो सिराज तक है। उसके बाद तो दक्कनी भी जो है वो साफ़ उर्दू बन जाती है। दक्कनी की जो खसूसियात है वो बहुत कम अब मिलती है दक्कनी में। तो अगर ख़ास तौर से आप दक्कन में देखेंगे तो सिराज तक जो है दक्कन में उर्दू शायरी फ़रोग पाती है, दक्कनी ज़बान में ही जो उर्दू की कदीम शक्ल है। सिराज औरंगाबादी के बाद इस दक्कनी में जो है शेर व शायरी तो होती है, लेकिन उस दर्जे की नहीं होती है जिसका ज़िक्र किया जा सके। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि दक्कन में किस तरह से उर्दू शायरी फ़रोग पाती है, उसकी तरक्की होती है, नशोनुमा होती है। हम लोग 5 पॉइंट को अगर जहन में रखें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले बहमनी दौर के बारे में लिखना है, फिर उसके टूटने के बाद जो कुतुब शाही दौर है उसके बारे में लिखना है, फिर आदिल शाही दौर के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद जा कर के वली
दक्कनी के बारे में लिखना है और उसके बाद सिराज औरंगाबादी आखिर। तो ये 5 पॉइंट अगर आप अपने जहन में रखते हैं तो इस 5 पॉइंट से आप आसानी के साथ, अगर आपका सवाल बनता है कि दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका लिखिए, तो आप बआसानी लिख सकते हैं। तो नाजरीन, ये था दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं जो समझाना चाहता था वो मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर कहीं पे कोई पेचीदगी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें। अपनी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि मेरी इस्लाह या मेरी हौसला अफजाई हो सके। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों अहबाब से इसे शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।